हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपसे इनकम टैक्स में प्रयोग की जाने वाली इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं करदाता की। करदाता किसे कहते हैं? करदाता कौन होता है? करदाता यानी कि एसएससी आयकर अधिनियम की सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में करदाता को परिभाषित किया गया है। करदाता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं की आय पर कर देने के लिए उत्तरदायी है। करदाता जो ब्याज या पेनल्टी दे चुकाने के लिए उत्तरदायी है। थर्ड, ऐसा व्यक्ति जिसकी आय पर आयकर विभाग ने कर लगाने की कार्यवाही आरंभ कर दी है। ऐसा व्यक्ति जिसको करदाता मान लिया गया हो, जैसे कि किसी मृतक का उत्तराधिकारी, विदेशी, अभ्यस्त या पागल व्यक्ति की आय के संबंध में उसका प्रतिनिधि। ऐसा व्यक्ति जिसे चूक में करदाता यानी कि एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया गया हो। करदाता वह व्यक्ति होता है जिस पर निम्न में से कोई एक कार्यवाही चल रही है, जैसे कि सुविधाओं या लाभों के कर निर्धारण की कार्यवाही, बी अन्य व्यक्ति की आय के संबंध में कार्यवाही, हानि निर्धारण के संबंध में कार्यवाही अथवा कर की वापसी की कार्यवाही। इसके बाद हम बात करते हैं व्यक्ति की। आयकर में व्यक्ति को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? आयकर अधिनियम की सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अकॉर्डिंग व्यक्ति शब्द में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है, जैसे एक व्यक्ति जैसे वासु, गौरी, सोनू आदि। सेकंड, हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी व्यक्ति माना गया है। एक कंपनी जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और एसीसी कंपनी आदि। फॉर कोई फर्म, फिर व्यक्तियों का समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे कि सहकारी समिति। 6, कोई भी स्थानीय सत्ता, लोकल अथॉरिटी, जैसे कि नगर पालिका परिषद, म्युनिसिपल बोर्ड, जिला परिषद, नगर निगम आदि। 7, कोई भी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जैसे कि देवी देवता, विश्वविद्यालय आदि। इन सभी को विभाग ने आयकर में जो है न्यायिक व्यक्ति, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की संज्ञा दी है। 8, कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, जैसा कि वैधानिक निगम, सहकारी संस्था, कोई प्राधिकरण आदि। इनमें से कोई भी जो है व्यक्ति के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं सकल कुल आय। सकल कुल आय यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम शॉर्ट में जीटीआई के नाम से भी जानते हैं। हमारे इंडिया में किसी भी व्यक्ति के आय के सोर्सेज को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला सोर्सेज होता है उसकी आय का इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड सोर्सेज होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
इनकम का थर्ड सोर्सेज होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम का फोर्थ सोर्सेज होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसके बाद जो इनकम का पांचवा स्रोत 5 सोर्सेज होता है उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के नाम से जानते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डियर स्टूडेंट, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको इनकम से सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम के इन पांचों स्रोत से होने वाली आय के कुल योग को हम ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि सकल कुल आय के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा कुल इनकम यानी कि कुल आय, टोटल इनकम। अब प्रश्न उठता है कि कुल आय क्या होती है। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको इन पांचों सोर्सेज से इनकम होती है या इनमें से कुछ सोर्सेज से इनकम होती है तो उसको होने वाली कुल सकल आय में से यदि सेक्शन 80C से 80U तक की समस्त डिडक्शन लेस कर दी जाए तो शेष बची आय को हम कुल आय के नाम से जानते हैं। इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम इसमें से लेस कर देंगे अंडर सेक्शन 80C से 80U तक की जितनी भी डिडक्शन है, जो बैलेंस अमाउंट बचती है उसको हम टोटल इनकम के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर क्या होता है? कर निर्धारण वर्ष। असेसमेंट ईयर। डियर स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रहे असेसमेंट ईयर यानी कि जो कर निर्धारण वर्ष है, कर निर्धारण वर्ष से अभिप्राय 12 मंथ्स के उस पीरियड से होता है जो एवरी ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और आने वाली 30 मार्च को समाप्त हो जाता है। डियर स्टूडेंट, कर निर्धारण वर्ष की यानी कि असेसमेंट ईयर की आयकर अधिनियम में सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में इसको डिफाइन किया गया है। कर निर्धारण वर्ष से आज से 12 महीने की उस अवधि से होता है जो प्रति वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और आने वाली 31 मार्च को समाप्त होता है। जैसे कि वर्तमान में जो हमारा कर निर्धारण वर्ष है वो 1 अप्रैल 2000 से स्टार्ट हुआ और जो कि आने वाली 31 मार्च 2021 को
समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो परिधान वर्ष है 2020-21 है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 ये हमारा परिधान वर्ष कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं गत वर्ष की। गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर। डियर स्टूडेंट, ये प्रीवियस ईयर क्या होता है? हमेशा याद रखना, प्रीवियस ईयर को आयकर अधिनियम की सेक्शन 3 में इसको डिफाइन किया है। अंडर सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जो कि ठीक असेसमेंट ईयर से पहले का वर्ष होता है। जैसे डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखना, हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से ठीक पहले का वर्ष होता है। अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 ये हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी करदाता हो, कोई भी असेसी हो, उसके द्वारा जो भी इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न की जाती है उस पर असेसमेंट ईयर में टैक्स पेड किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो असेसमेंट ईयर है वो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च आने वाले 31 मार्च तक होगा, और जो प्रीवियस ईयर होता है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से ठीक पहले का एक वर्ष होता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। डियर स्टूडेंट, प्रत्यक्ष कर संशोधन अधिनियम होता है हमारा 1987। उसके अकॉर्डिंग कोई भी एसएससी अपना कोई भी असेसमेंट ईयर अब 1 अप्रैल से 31 मार्च के अतिरिक्त नहीं मान सकता। अब प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक करदाता को अपना असेसमेंट ईयर अप्रैल टू मार्च ही मानना पड़ेगा। वर्ष 1989 से पहले, वर्ष 1989 से पहले एसएससी अपनी मर्जी के अनुसार अपना लेखा जोखा, अपने बही खाते किसी भी ईयर के अनुसार बना सकता था, जैसे कि दीपावली वर्ष, दशहरा वर्ष, ठीक है, जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर वर्ष मान सकता था। लेकिन जो नया प्रत्यक्ष कर संशोधन अधिनियम आया है उसके पश्चात अब सभी करदाताओं के लिए असेसमेंट ईयर अप्रैल टू मार्च कर दिया गया है। डियर स्टूडेंट, अब हमारे सामने बात आती है कि गत वर्ष के ये जो प्रीवियस ईयर होता है इसके एक्सेप्शंस कौन कौन से होते हैं, यानी कि गत वर्ष के अपवाद कौन कौन से हैं। एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर, फर्स्ट होता है कभी कभी अनिवासी की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय होती है,
कोई अनिवासी भारत में व्यापार करने के लिए समुद्री जहाज द्वारा आता है, व्यापार से आए। यदि कोई व्यक्ति समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय प्राप्त करता है तो ऐसे व्यापार से होने वाली आय पर उसी वर्ष करारोपण किया जाएगा जिस वर्ष वो आय प्राप्त की गई है, यानी कि उसके लिए प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर बन जाएगा। सेकंड होता है कुछ व्यक्ति जानबूझकर भारत छोड़कर जा रहे हैं जिनका उद्देश्य कर बचाना है, धोखाधड़ी करना है। यदि ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जानबूझकर भारत छोड़ करके जा रहे हैं अपना व्यापार बंद करके, तो उनके लिए भी प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर होगा। भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्ति नेक्स्ट होता है ऐसे व्यक्ति जो कर बचाने के उद्देश्य से अपने व्यापार पेशे को बंद कर देते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए भी प्रीवियस ईयर को ही हम असेसमेंट ईयर मान लेंगे। कर बचाने के उद्देश्य से व्यापार पेशा बंद करना, नेक्स्ट होता है कभी कभी कुछ व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करते हैं कि वो कर बचाने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर देते हैं। कर बचाने के उद्देश्य से संपत्ति का हस्तांतरण, ये जो 4 पॉइंट्स हैं हमारा, ये गत वर्ष के अपवाद कहलाते हैं। जैसे अनिवासी की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आए, भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय, कर बचाने के उद्देश्य से व्यापार में पैसे को बंद करना, कर बचाने के उद्देश्य से संपत्तियों को ट्रांसफर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू।